अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज सेहत पर हमला। एसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने हेल्थ सेंटर में घुसकर हमले पर अंधाधुंध फायरिंग की। 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद हो गए। शोहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज़ सेहत का चौकीदार भी शामिल है। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज़ सेहत पर हमला। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने हेल्थ सेंटर में घुसकर अमले पर अंधाधुंध फायरिंग की। 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद हो गए। शोहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज़ सेहत का चौकीदार भी शामिल है। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 3 दहशतगर्दोों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस से बनू कैंटोनमेंट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फोर्सेस से बरवक्त कार्रवाई करते हुए 10 दहशतगर्दों को मार गिराया। मादरे वतन की दिफा में 8 जांबाज शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो कि अफगानिस्तान से काम करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई। बनू बड़ी तबाही से बच गया। गुज़िश्ता रोज सुबह 10 बजे 10 दहशतगर्दों के गिरोह ने बनू छावनी पर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमन दुश्मनों को छावनी में दाखिल होने न दिया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी। खुदकश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। क्लियरेंस ऑपरेशन में जवानों ने जान पर खेलते हुए तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया। ISPR के मुताबिक खुदकश धमाके में दीवार का एक हिस्सा मिस्मार हुआ। इससे मौलिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचा। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवलदार जिल्ले हुसैन, हवलदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन खान, सिपाही सुभान मजीद, सिपाही इम्तियाज खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज अली शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की घिनौनी कार्रवाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की है, जो कि अफगानिस्तान से काम करता है। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ मुनासिब समझे जाने वाले तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। बनू कैंट हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और शोहदा के रिश्तेदारों ने शिरकत की। शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बनू कैंट में दहशतगर्दी के वाक़े की पुरजोर मजम्मत। शहीद जवानों को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। पूरी कौम अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र करती है। दहशतगर्द अनासर का जड़ से खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के बनू छावनी पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। शोहदा को खराज अक़ीदत भी पेश किया। शहीदों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं। हम सब शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुश्मन पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक की क़ुव्वत से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। शोहदा की कुर्बानियों से हमें होश के नाखून लेने चाहिए। सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की बोलियों से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी को भारत और इसराइल स्पॉन्सर कर रहा है। कौम को बताना चाहता हूँ कि पानी सर से गुजर चुका है। जिस तरह हमारे ये शोहदा जो है अपनी खून का नजराना इस मुल्क और कौम के लिए पेश कर रहे हैं, ये कुछ छोटी बात नहीं है। डेली रोजाना हमारे 15 से 16 शोहदा जो है अपनी इस धरती पे कुर्बान हो रहे हैं। हमारी मासूम जाने जा रही हैं, सिविलियन मर रहे हैं धमाकों के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें होश के नाखून ही नहीं आ रहे। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। अगर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, जिसको दुश्मन हमारा स्पॉन्सर कर रहा है, मैं नाम लेके कहता हूँ, जिसको हिंदुस्तान स्पॉन्सर कर रहा है, जिसको इजराइल स्पॉन्सर कर रहा है, जो हमारा एक और हमसाया मुल्क है, उसके अंदर से जो है वो लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मजम्मत से बात नहीं बनती, ये सबका फर्क बनता है। ये वो 25 करोड़ आवाम सुन ले कि ये जो हम चैन की नींद सोते हैं, ये जो हम फैक्ट्रीज में जाते हैं, प्लाजा में बड़े में जाते हैं, अपनी जमीनों में जाते हैं, ये कभी ना जा सकते। और मैं कहता हूँ कि ये जो बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन है, इस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी। इसलिए पूरी कौम को अपने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को पहचान कर उनका कला कमा करना होगा और अपने शोहदा और अपने मौजूदा जो गाजी हैं उनकी पुष्ट पे खड़े होकर दुश्मन का मुकाबला करना होगा।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में 4 एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा कि एडहॉक जजेस नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर जो मुहिम शुरू की गई उससे शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम नहीं कर सकता। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाखेल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ताहाल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जवाब नहीं जमा कराया। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। बात अब सियासत की नहीं, पाकिस्तान के वजूद की है। 9 मई को मुल्क की दिफा पर हमले हुए, ऐसा कहना था वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का। खिताब में उनका कहना था कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सुरूर के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। उनका कहना था कि अदलिया ने 2 फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे। अदलिया मौसमों की नहीं, आइन के ताबे होती है। तौहीन जो है 9 मई को एक अदारे की तौहीन हुई, शोहदा के खून की तौहीन हुई, शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन हुई, हमारी दफा की तौहीन हुई। उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, कोई जजा नहीं है। लेकिन अदालत में कोई ऊंची बोल जाए तो वो तौहीन अदालत हो जाए। ये हमारे या किसी और के इक़्तिदार की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद की बात है। इक़्तिदार हमारे पास कई दफा आया, कई दफा चला गया। ये मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकनात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। कल उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था, साइल भी नहीं थे, उनके फैसले दिए गए। सियासी जमातों को कमज़ोर करने से जमहूरियत कमज़ोर होती है। सियासी जमातें मुल्क के लिए ख़तरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमातें नहीं कहा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का कहना था कि रियासत को कमज़ोर करने वाले खुफिया हाथों को भी सामने लाया जाना चाहिए। पाकिस्तान की खिदमत करने वाले को फांसी चढ़ा दिया गया या नाअहल कर दिया गया। मुल्क को दिफाई लिहाज से नाकाबिल तस्खीर बनाने वाली लीडरशिप इबरत का निशान बनी। उन्होंने कहा कि इदारों में बैठे लोग मसलहत के तहत खामोश रहें तो अलग बात है, मगर वो जानते सब हैं। किसी समाज पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर कोई एजेंट बन जाए पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ, पाबंदी तो क्या, इसको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कटहरे में खड़ा किया जाना चाहिए। वो हमला करने वाले सियासी जमात बना लेंगे तो क्या उनको हम बर्दाश्त करेंगे? क्या उनको हम सियासी जमात तस्वर कर लेंगे? और इसी तरह 9-10 मई को हमला करने वालों को हम सियासी जमात कहेंगे? पाकिस्तान के दिफा की नाकाबिल तस्हीर बनाने की बुनियाद रखने वाले जुल्फकार अली भुट्टो को सिर्फ जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया वो कोई फांसी चढ़ गया? पाकिस्तान की कौमी जमातों के कुछ लोगों ने अपनी जरूरत के तहत उनके मफादात पूरे किए, पाकिस्तान का नुकसान किया। वो कुव्वतें भी थीं जो पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर दिफा के हवाले से कबूल नहीं करती थीं। PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है, तमाम सबूत मौजूद हैं, ऐसा कहना था नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का। गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI से मुतालिक इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा। उनका कहना था कि मुल्क में महंगाई हुकूमत लेकर नहीं आई है। ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया। जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के खिलाफ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई, और पिछले जो 16 महीने थे वो बिल्कुल उस नहज पे पहुंच चुकी थी। वरना मुस्लिम लीग नून को, PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। सियासी मुफाहमत हो सकती है, मैं सारी ज़िंदगी मुफाहमत करता रहा हूँ, लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है। और जो उसमें मुलव्वस है, जो भी है, कानून आइन के बजाय उनको सज़ा होनी चाहिए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि PTI पर पाबंदी लगने के जिम्मेदार PTI खुद है। खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI अगर सियासी पार्टी बन जाए तो हम उन पर पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि PTI अभी तक सियासी जमात नहीं बन पाई।
के आ चुका है और यही मौक़िफ़ है। एक तो बताया गया था कि हमें कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी ज़िम्मेदार पीटीआई खुद है। और हमारे सिर्फ ये है कि अगर वो सियासी पार्टी बन के चले तो बिल्कुल एक सियासी पार्टी पे तो हम किस तरीके से पाबंदी लगाने के फेवर में नहीं है, लेकिन पीटीआई का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस कहना पड़ता है कि नहीं रहा है। तो इस सिलसिले में आप देखें कि मामला हुकूमत का फैसला है, कोर्ट्स जाएंगे, कोर्ट्स क्या फैसला करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन नाशिर रहमान ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक उनकी जमात को एतमाद में नहीं लिया गया। गुफ्तगू में शर्जील मेमन का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से हमसे कोई राब्ता नहीं किया गया। ताहम उन्होंने कहा कि सूरत हाल की जिम्मेदारी पीटीआई पर आयद होती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील रहमान का कहना था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाकर कुछ हासिल नहीं होना। माजी में ये सब पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है। ऐसा कदम उठाकर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाता है। ये फैसला किया गया पीएमएल की गवर्नमेंट जाने से, तब पीपल्स पार्टी को से कोई रास्ता नहीं था, ना उनसे डिस्कस किया गया और ना ही उनसे पूछा गया। ये जो भी ये एपिसोड हुआ है इसका जो जिम्मेदार अगर मैं किसी को समझता हूँ और मैं नहीं पूरी कौम समझती है तो इमरान खान को समझती है कि अभी तो हमारी पार्टी में मुशावरत नहीं हुई है चेयरमैन मुल्क से। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है। और एक इज्तिमाई दानिश से ही फैसले मैं समझती हूँ बेहतर होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जी ये कोई इससे कुछ हासिल भी नहीं होना है। और फ्रैंकली पीपल्स पार्टी के साथ बहुत कुछ हुआ है माजी में और हम आखिर खड़े हैं यहाँ पे। और पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी अमेरिका के लिए बाइस तशवीश होगी। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले पर अमेरिका का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान समेत हर मुल्क में कानून की हुक्मरानी की हिमायत करता है, जमहूरी उसूलों का एहतराम चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी तशद्दुद के खिलाफ है। Of course, we abhor political violence in any country, including Pakistan, and have spoke out against it and condemned it. And we support the rule of law in Pakistan, respect for democratic principles and people's fundamental human rights and democratic rights upheld. That's true in Pakistan, it's true everywhere in the world. That's been something I've spoken to many times. Those public statements from the government, our understanding is this is the beginning of what will be a complex political process, but certainly banning a political concern is something, or a political party is something that would be of great concern to us. माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद कहते हैं कि आइन का आर्टिकल 17(2) कहता है कि पार्टी पॉलिसी में कोई ऐसी चीज़ शामिल ना की जाए जिससे पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो। दुनिया बोले में गुफ्तगू में उनका कहना था ये कानून वफाकी हुकूमत को इख्तियार देता है कि वो अपना रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजे। इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत को किसी भी पार्टी के खिलाफ रेफरेंस भिजवा सकता है। देखिए सेक्शन 213 जो है इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई डिक्लेरेशन जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भिजवाती है, उस डिक्लेरेशन को कंफर्म कर देती है। और पाकिस्तान के अंदर दो ऐसी एग्जांपल्स हैं कि जिसके अंदर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फेडरल गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था और दूसरा एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लेती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लोग पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर हैं, पाकिस्तान की प्रोविंशियल असम्बलीज के हैं, यानी कि सेनेट, नेशनल असम्बली, प्रोविंशियल असम्बलीज, और उसके बाद जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स के अंदर हैं, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आएगा वो डी सीट हो जाएंगे और उसके बाद उन सीट्स के ऊपर नया इलेक्शन जो है वो करवाएगी। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी यही है और आपका जो इलेक्शन एक्ट 2017 वो भी यही कहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सनम जावेद को फैमिली के हमरा इस्लामाबाद में केपी हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर खातून रहनुमा और उनके अहल खाना की मेहमान नवाजी की गई। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म देते हुए उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया था। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि नई IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मूडीज रिपोर्ट के मुताबिक मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। इसकी पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट, IMF का नया प्रोग्राम बेहतर, महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा,
मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान के लिए आलमी फंडिंग बेहतर होगी। आलमी एजेंसीज और दीगर ममालिक पाकिस्तान को फंड्स फराहम करेंगी। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन को नासुख करार दिया। IMF से मुआहदे के बाद पाकिस्तान को टैक्सेस से मुतालिक मुश्किल फैसले करना होंगे। कमजोर गवर्नेंस हुकूमती इस्लाहात को आगे बढ़ाने में मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। मूडीज के मुताबिक रवा माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात तकरीबन 21 अरब डॉलर हैं। माली साल 2026-27 के लिए तकरीबन 23 बिलियन डॉलर्स की माली ज़रूरत दरपेश हैं। पाकिस्तान के पास मौजूदा 9.4 अरब डॉलर के ज़राए मुबादला के ज़खायर इसकी ज़रूरियात से काफ़ी कम हैं। बुलंद बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ अगले 3 से 5 साल पॉलिसी में मुश्किलात दरपेश होंगी। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 18 पैसे बढ़ा दी गई। 283 रुपये 63 पैसे फी लीटर में फरोख्त होने लगा। कीमतों में इजाफे पर अवाम फट पड़े। रिलीफ के बजाय तकलीफ ही तकलीफ। बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी गईं। भारी इजाफे पर आवाम की बस हो गई, नई कीमतें मुस्तरद कर दी। ये जलालत वाली बात है और कुछ भी नहीं है। आखिर मजबूरी में बाइकें खड़ी करनी पड़ेंगी। सर बहुत बुरा हो रहा है। जो आवाम के अंदर बच्चा गुजा खून है ना, वो सब चूस रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर प्राइस दिया है। हम लोग हैं इसी काबिल, ये हमें यही चाहिए था। करना क्या, नालायकी जिंदाबाद है। इसकी वजह कितना वजन डालेंगे आवाम के ऊपर। भाई गरीब आदमी मर गया, पेट्रोल पवा के इतना महंगा हो गया हुआ कि रोटी खाइए या पेट्रोल पाइए। वजारत खजाना ने रात गए कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी किया। नई कीमत ने सुबह आंखें खोल दी। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 99 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल की कीमत 6 रुपये 81 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। 283 रुपये 36 पैसे फी लीटर में फरोख्त होने लगा। जबकि लाइट डीजल ऑयल 24 पैसे इजाफे के बाद 166 रुपये 25 पैसे फी लीटर का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोल लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार है। आम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान में रवा माली साल मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान है। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। आलमी मैशियत इस साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान है। IMF की वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी गई। आलमी सतह पर इजनासी कीमतें बढ़ने की पेशगोई कर दी गई है। दीगर पर शामिल करेंगे। आप बताएंगे कि दहशत गर्दों के हमले में जाम शहादत नोश करने वाले शहीद हवलदार शहजाद की नमाज से जनाजा वादी नीलम के इलाके कराची में अदा कर दी गई है। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड पेश किया, जबकि इलाके को फिजा सोगवार रहने के लिए कहा गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। मजीद अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नीलम मुमताज़ अहमद। इस वक्त मौजूद हूँ मैं आबादी नीलम के इलाका कराची में, जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ दहशत गर्दों के हमले में बनू कैंट के इलाके में दहशत गर्दों ने एक हमला किया, जिसके अंदर पाक फ़ौज के जो है 8 के करीब जो जवान वो जाम शहादत नोश कर गए थे। उन्हीं में से एक हवलदार शहजाद भी है, जिसका ताल्लुक आबादी नीलम के गाँव कराची से था। उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया। हम इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है, जहां आज उनकी तदफीन का जो है अमल वो शुरू किया जा चुका है। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उनको सलामी भी पेश किया, जबकि इस हवाले से हमने उनके वालिद से भी बात की। उनका भी ये कहना है कि हमारे बेटे ने मुल्क और कौम की खातिर कुर्बानी दी है। और दूसरी जानब अगर बात की जाए, अवाम इलाका की बड़ी तादाद इस जनाजे में शरीक हुई और हर आँख जो थी वो अश्कबार दिखाई दे रही थी। और हर एक की ज़बान पर ये जारी था कि कश्मीर और पाकिस्तान एक है, और पाकिस्तान की दफा के लिए एक जान क्या 100 जान भी करनी पड़ी तो इससे दरेग न किया जाएगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला लोअर वाना में घर के अंदर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस जाए वक़्फ़ा पर पहुँच गई। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। कत्ल की वजह ज़ाती दुश्मनी बताई जाती है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।